नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के आर्थिक समीक्षा के बारे में और उसके सारांश को आपको बताएंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से आपको बताएंगे और आप सभी को ये मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये जो पंक्तियां मैं आपको इन पर बताने वाला हूं, इन लाइनों में पूरा आर्थिक सर्वेक्षण का सार है और इससे ही सवाल पूछे जाएंगे। मतलब इससे रिलेटेड फैक्ट, इससे रिलेटेड योजनाएं और जो पहल हैं उससे रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2026 में भारत के जीडीपी में 6.3% से 6.8% वृद्धि रहने का अनुमान किया गया है। और यह आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष की जो समीक्षा की गई है उसके आधार पर बताया जाता है कि कितना अनुमान है वित्त वर्ष 2026 में भारत के जीडीपी के रहने का। तो प्रतिशत से 6.3% से 6.8% का वृद्धि का अनुमान है। तो आपसे परीक्षा में यही सवाल पूछा जाएगा कि कितना अनुमान रखा गया है। तो ये विंडो आपसे पूछी जाएगी। वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी के 6.4% रहने का अनुमान, जो कि इसके दशकीय औसत के करीब है। ठीक है, दशकीय औसत के करीब है, तो इसका मतलब यह है कि मोर फिजिबल हमारा ये लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड में 6.4% की बढ़ोतरी हुई। तो 6.4% की बढ़ोतरी हुई। ये सभी आपको, ये फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जीवीए में 2025 के वित्त वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो 6.4% की बढ़ोतरी हुई। केपेक्स जुलाई से 2000 नवंबर 24 के दौरान 8.2% से बढ़ा। केपेक्स जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान 8.2% से बढ़ा और इसमें और भी तेजी का अनुमान है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप देख लेंगे बड़ा, लेकिन जिसके आने की थोड़ी संभावना कम है। किसकी ज्यादा संभावना है, किसकी संभावना इसकी ज्यादा है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक तो जीवीए का आपसे जरूर पूछा जाएगा, दूसरा वास्तविक जीडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि रही, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। दिसंबर 2024 में खुदरा हेडलाइंस महंगाई गिरकर 4.9% पर आई। तो हेडलाइंस महंगाई का मतलब यह है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि कुछ चीजों को जिन पर हेडलाइन बनती है हमेशा, उन सभी जो बास्केट में वो सभी चीजों को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर उनकी जो महंगाई है बढ़ती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाती है। और ये बात की गई है खुदरा की, कहने होलसेल की बात नहीं कही गई, ये रिटेल की बात की गई, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की गई। वित्त वर्ष 2026 में भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई कितना, मूल्य महंगाई क्या हुई आपका, उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की गई है। सीपीआई की बात करेगी, सीपीआई कितना 4% के लक्ष्य के करीब रहेगा 2026 में। ठीक है, दिसंबर 2025 तक समग्र निर्यात में 6% साल दर साल की तेजी आई है। अप्रैल नवंबर 2025 के दौरान देश के सेवा निर्यात क्षेत्र में, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बढ़ोतरी कितनी हुई, 12.8% पर पहुंची, जो कि वित्त वर्ष 2024 के 5.7% से अधिक है। 5.7% से कितना आ गया, 12.8% आ गया। और किसमें आ गया, सर्विसेज के एक्सपोर्ट में। सर्विसेज के एक्सपोर्ट में हमेशा ही भारत एक अच्छी स्थिति में रहा है। और सकल एफडीआई आगत 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हुआ, 55.6 बिलियन डॉलर हुई, जो कि 17.9% की साल दर साल बढ़ोतरी है। तो एफडीआई का आना देश में की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा सूचक है, एक सकारात्मक सूचक है। अगर एफडीआई बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे देश के सिस्टम पे बाहर के लोगों को भरोसा हुआ है। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज में भारत 640.3 बिलियन डॉलर पर रहा, जो कि 10.9 महीने के निर्यात और 90% विदेशी कर्ज से निपटने के लिए पर्याप्त है। बहुत ही अच्छी बात है। फॉरेक्स का जितना ज्यादा रहेगा उतना ही भारत के क्या, देखिए 10.9 महीने के निर्यात और 90% विदेशी कर्ज से निपटने के लिए पर्याप्त है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि फॉरेक्स अच्छी स्थिति में है। दिसंबर 2024 में
सौर पवन ऊर्जा में साल दर साल 15.8 की प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दिसंबर 2024 में। और सौर और पवन ऊर्जा की बात की जाएगी, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो सौर और पवन ऊर्जा में अगर बढ़ोतरी हो रही है, इट मींस हमारे जो परंपरागत ईंधन से हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। और ये एक अच्छा जो संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, ये एक अच्छा संकेत है। बीएसई स्टॉक बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 136% रहा, जो कि चीन 65% और ब्राजील 37% से काफी ज्यादा है। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज इज वर्किंग वेरी गुड इन इंडिया इन कंपैरिजन विद चाइना एंड ब्राजील। और चाइना और ब्राजील दोनों ही ब्रिक्स देश के ब्रिक्स जो संगठन है उसके सदस्य देश हैं। तो जो हमारे ब्रिक्स में जो कंपटीटर हैं और जो नियर बाय कंपटीटर हैं, उनसे हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। विकास के उच्च अनुपात को बनाए रखने के लिए अगले 2 दशकों तक अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में अनवरत निवेश की जरूरत है। ठीक है, तो बिल्कुल करेंगे। सरकार अगर इस बात को समझ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, अवसंरचना निर्माण में हमें निवेश करना है, तो सरकार इसको करेगी भी। एक अच्छा संकेत है। एमएसएमई सूक्ष्म मध्यम एवं लघु इकाइयों को इक्विटी वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत कोष का शुभारंभ किया गया है। तो बच्चों, आत्मनिर्भर भारत कोष, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आज के समय में भारत एमएसएमई पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है। क्योंकि एमएसएमई जो है ये हमारे विनिर्माण का इंजन है, और विनिर्माण को यदि बढ़ाना है तो एमएसएमई को अच्छा सपोर्ट करना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के 1647.05 एलएमटी तक पहुंचने की लाख मीट्रिक टन 1647 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 89 लाख मीट्रिक टन अधिक है। एक अच्छी संकेत हमें खरीफ खाद्यान्न के खरीफ में मिला है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख संचालक क्या हैं? बागवानी है, पशुपालन है और मत्स्य पालन है। एनिमल हस्बेंड्री का अगर आप सभी को वीडियो देखना हो तो आप जरूर जाके हमारा पशुधन सर्वेक्षण वाला वीडियो जरूर देखें। जो 20वीं पशुधन जनगणना हुई उसके जितने भी फैक्ट हैं जरूर देखें, क्योंकि पशुपालन से भारत को यदि कृषि क्षेत्र में लाभ हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में लाभ हो रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। हम इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। मत्स्य पालन भी भारत का बहुत अच्छी स्थिति में है, और अच्छी स्थिति में हो इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है। क्यों कोई भी देश जिस चीज में अच्छा होता है, जिस चीज में उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसी को विकास का इंजन बनाने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो मछली पालन, पशुपालन और बागवानी ये कृषि क्षेत्र में एक अच्छा कर रहे हैं, तो सरकार इन पर ध्यान भी दे रही है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 और 25 के बीच सामाजिक सेवा व्यय में 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है साल दर साल। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है। सरकार के स्वास्थ्य मद पर खर्च में 29% से 48% की बढ़ोतरी वहीं स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च 62.6% से घटकर 39.4% रह गया। ये एक बहुत ही अच्छी घटना हुई है कि लोगों का व्यय तो कम हुआ है, जैसे जन आरोग्य योजना है और आपकी जितनी भी योजनाएं जैसे चलाई गई हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएम जय योजना, इससे क्या हुआ है कि जो लोगों का अपना व्यय है स्वास्थ्य के ऊपर वो घटा है और सरकारी व्यय में वृद्धि की गई है। इससे क्या होगा कि जो आपकी पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो लोकल जो भी स्थानीय पॉपुलेशन है उनके स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखे। और इससे क्या हुआ है, देखिए यहां पर
अगर प्रतिशत से घटकर 39.4% हुआ है लोगों का स्वास्थ्य पर खर्चा, तो एक चीज ये है कि उनकी हेल्थ में, अच्छी हेल्थ में वृद्धि हुई है, ठीक है। और डिक्रीज क्या हुआ है, हेल्थ का पर जो एक्सपेंडिचर है और जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसमें डिक्रीज हुआ है। कहने का मतलब ये दोनों ही अच्छे साइन हैं कि एक तो अच्छी हेल्थ में बढ़ावा होना और हेल्थ पर या बीमारियों पर खर्चा होने में कमी होना। बेरोजगारी दर की बात की जाए तो वर्ष 2017-18 के 6% से घटकर वर्ष 2023 से लेकर 24 में 3.2% बेरोजगारी रह गई। यह भी एक बहुत बढ़िया संकेत है। समाज पर AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच में सहकार्यात्मक प्रयास करने की जरूरत है, सरकार ने यह माना। तो साथियों एक बात तो अब समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्रेज बढ़ रहा है इसको रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक कंपनी को, हर एक इकाई को आगे बढ़ने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता की जरूरत है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव कम से कम हो, साइबर सिक्योरिटी अच्छी खासी बढ़ जाए, इसके लिए सरकार अपने प्रयास को एक अवश्यम भावी समझ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है। सरकार अगर इसको समझ रही है और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है इस चीज को समझ रही है, कार्यपालिका इस चीज को समझ रही है, तो निश्चित रूप में एक सकारात्मक कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभावों से या साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने की दिशा में उठाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। तो दोस्तों ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो है हमारा 2024 से 25 के बीच में रहा था, उसका सारांश मैंने आपको बता दिया। और इसी से रिलेटेड योजनाएं, फैक्ट और जो परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे और लिंक में भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, ताकि आपको आसानी से ये PDF प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।